तो आज हम पढ़ेंगे इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्रस यूजुअली इन द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब जो ओवम फर्टिलाइज हुआ है वो इम्प्लांट हो रहा है यूट्रस में ना होकर यूट्रस के बाहर, ठीक है। अब वो इम्प्लांट कहाँ हो रहा है? या तो ओवरी में हो रहा है, या फैलोपियन ट्यूब्स में हो रहा है, या अदर या पेरिटोनियल में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, लेकिन यूट्रस में नहीं हो रहा है। उस कंडीशन को हम बोलेंगे इक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम है, इसमें ये हमारा यूट्रस है, इसमें प्रेगनेंसी ना होकर ये फैलोपियन ट्यूब्स में दिख रही है हमको, बाद में ये एम्पुला ओवरी में दिख रही है, या फिर इधर सर्वाइकल सर्विक्स में दिख रही है, ठीक है, लेकिन ये यूट्रस में नहीं है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब किस कारण से इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है? तो इसके कुछ फैक्टर है, ठीक है, जैसे कि एडिशन ऑफ द ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब है उसका जुड़ा रहना किसी साइड से, जिसकी बहुत पतली है तो फैलोपियन ट्यूब तो यूट्रस में जा नहीं पाया, हमारा इम्प्लांटेशन वाला जो जायगोट था वो, तो इसीलिए यूज़ ऑफ इंट्रायूटेरिन हम कॉपर टी, कॉपर 7 या 375 डिवाइस ये सब यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से भी हमको इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद यूज़ ऑफ प्रोजेस्टेरोन पिल्स, हम बहुत सारी हार्मोनल पिल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है माला डी, माला एम या सहेली, इसके अलावा बहुत सारी जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन पिल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत बड़े रिस्क फैक्टर है इक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। इसके बाद यूज़, अगर हमें कोई भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, सेल्फ एंजाइटिस है, उसके वजह से भी हमको इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद है कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स में किसी कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट है, उसके वजह से भी हमको इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद प्रीवियस सर्जरी सच एज, अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब देखिए अच्छे से दिख रहा है क्या? प्रीवियस सर्जरी सच एज ट्यूबल लिगेशन एंड रिसेक्शन, प्रीवियस इक्टोपिक प्रेगनेंसी मल्टीपल, इससे पहले भी अगर हमको ये सारी कंडीशन हो चुकी है तो उसके बाद भी हमको इक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है, या बार बार एबॉर्शन होता है, उसके वजह से भी डिक्रीज ट्यूबल मोटिलिटी। अब जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है बहुत छोटी है, उसके वजह से भी हमको इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। ड्यू टू प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर या फिर ईटियोलॉजिकल फैक्टर के बाद में क्या होगा, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, मतलब जो जायगोट है, वो यूट्रस में नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लास्टोसाइट इम्प्लांट हो जाएगा, कि कहीं भी इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस को छोड़ के कहीं भी इम्प्लांट हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा, वहीं पे एचसीजी का लेवल सीक्रेट होने लगेगा, और जो कि कम अमाउंट में होगा। उसके बाद हमें इक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद हम साइट्स देखेंगे, साइट्स ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, कौन कौन सी साइट्स है जहाँ पे इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो ठीक है, 2 साइट्स होती है उसकी, इनसाइड द यूट्रस और आउटसाइड द यूट्रस। अब इनसाइड द यूट्रस में कहाँ कहाँ होती है? यूट्रस के अंदर उसके कॉर्नुआ पार्ट में और सर्विक्स पार्ट में। अब आउटसाइड द यूट्रस में कहाँ कहाँ हो सकती है? पहला तो हमको फैलोपियन ट्यूब्स में हो सकती है, ओवरीज में हो सकती है, और एब्डोमेन में हो सकती है। अब फैलोपियन ट्यूब्स के पार्ट है इम्पुला, इस्थमस, इन्फेंटिबुलम, इंटरस्टियल, इन सब में से भी कहीं पर हो सकती है। उसके बाद एब्डोमिनल में इंटरपेरिटोनियल और एक्स्ट्रापेरिटोनियल, इन सारी जगह में भी कहीं भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है उसके साइड से। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हमें क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, सीवियर पेन होगा, उसके बाद वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी हमको, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम की वजह से। उसके बाद शॉर्ट पीरियड ऑफ एमनोरिया, कई बार हमको एमनोरिया भी दिखेगा, मतलब अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नोजिया वोमिटिंग दिखेंगी, डिजीनेस एंड साइनोप्स दिखेंगे, पेलर दिखेगा, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम क्या क्या करेंगे, सीरम एचसीजी का अमाउंट चेक करेंगे। आफ्टर ऑल 49 आवर्स ऑफ लेवल रिमेन लोअर देन नॉर्मल वैल्यू इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि क्या कोई सिस्ट तो नहीं है या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। उसके बाद कोल्डोसिंथेसिस फ्री ब्लड फाउंड टू द पेरिटोनियम, कोल्डोसिंथेसिस से हम देखेंगे
कि ब्लड तो नहीं जमा है कहीं पे, या लेप्रोस्कोपी करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट में इसका क्या है, एक तो हमें फीवर है तो एंटीबायोटिक दे देंगे, एंटी एनाल्जेसिक दे देंगे दर्द के लिए, सेडेटिव दे देंगे पेशेंट को, आईवी फ्लूइड देंगे। उसके बाद मैनेज शॉक से बचाएंगे। इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट, मीथेट्रोक्सेट टैबलेट है, इसको हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसका बाद इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है, तो हमको छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी, जैसे कि लेप्रोटॉमी या साल्फेक्टॉमी। अगर ओवरी में हुआ है तो हमको ऊफोरेक्टॉमी करना पड़ेगा, और अगर इंटेस्टाइनल प्रेगनेंसी है तो हमको हिस्टेरेक्टॉमी करना पड़ेगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।